पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू बने 2 सितंबर 1946 को, और 3 सितंबर 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंसस डिपार्टमेंट को कहा, क्योंकि सेंसस वालों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि भारत ओबीसी की गिनती करनी है, क्या करना चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 सितंबर 1948 को कानून बनाकर ओबीसी की जाति आधारित गिनती करने पर रोक लगाई। तो उन्होंने सवाल पूछा कि जाति के आधार पर गिनती नहीं करेंगे, ठीक है, किस आधार पर करेंगे, गिनती तो करनी होगी। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा धर्म के आधार पर गिनती कर सकते। मतलब 1951 में जो पहली बार आजाद भारत में गिनती हुई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। 1961 में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे कश्मीरी ब्राह्मण, जिन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। 61 के बाद 71 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ने भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। 81 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और ये नेहरू की लड़की थी, बेटी थी, ब्राह्मण थी, उसने भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। और फिर 91 में पीवी नरसिंह राव साउथ इंडियन ब्लैक ब्राह्मण ये देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। 91 के बाद 2001 में अटल बिहारी भाजपा के प्रधानमंत्री बने और ये भाजपाई ब्राह्मण थे, उन्होंने भी ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। 2011 में मनमोहन सिंह थे, 2011 में मनमोहन सिंह थे, लेकिन मनमोहन सिंह के पीछे प्रणब मुखर्जी थे वेस्ट बंगाल के, और प्रणब मुखर्जी ही रियल प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। और उसी का उनको सर्टिफिकेट भी मिला, प्राइज भी मिला कि वो भारत के राष्ट्रपति बने। और फिर 2021 में अभी नरेंद्र मोदी है गुजरात के, अभी नरेंद्र मोदी ने तो डिक्लेयर किया और कोर्ट में भी लिख कर दिया कि भाई ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करूंगा। अभी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दिखाने के लिए है, लेकिन उसके पीछे मोहन भागवत जो आरएसएस चीफ है वो है। मतलब अगर ये पूरे आंकड़े हम देखते हैं और नाम देखते हैं हर साल का, मतलब हर 10 साल का जो प्रधानमंत्री है, इसका मतलब है यूरेशियन ब्राह्मणों ने ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं की। और ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हुई, इसलिए ओबीसी का आंकड़ा निश्चित नहीं हुआ। ओबीसी का आंकड़ा निश्चित नहीं, इसलिए उनको रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है। आंकड़ा ही निश्चित नहीं तो कोटा कैसे फिक्स करेंगे? आंकड़ा ही निश्चित नहीं तो कोटा फिक्स नहीं कर सकते, और अगर कोटा जब तक फिक्स नहीं होगा तो आरक्षण कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग करते हैं, लेकिन जब तक आंकड़ा ही फिक्स नहीं होगा तो आरक्षण मिलेगा कैसे? और आंकड़ा फिक्स ना करने का काम यूरेशियन ब्राह्मणों ने किया। कैसे? ओबीसी की जाति आधारित गिनती ना करके। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने यूरेशियन, इसका मतलब है यूरेशियन ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करना चाहते थे, नहीं कर रहे, लेकिन धर्म के आधार पर गिनती कर रहे। अभी वो जाति आधारित गिनती क्यों नहीं करना चाहते, ये मैंने आपके सामने रखा। अभी धर्म के आधार पर गिनती क्यों करना चाहते? क्योंकि लोकतंत्र है भारत में, और भारत के लोकतंत्र में ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, 3.5% है। और इन द नेम ऑफ आर्य, इन द नेम ऑफ वैदिक, इन द नेम ऑफ ब्राह्मण, वो कभी भी राजनीतिक सत्ता में नहीं आ सकते, कभी भी भारत के शासक नहीं बन सकते। केवल आर्य के नाम पर, वैदिक के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर वो नहीं बन सकते। लेकिन हिंदू के नाम पर अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बन सकते हैं, और ये ओबीसी 52% है। अगर ब्राह्मण इसमें हिंदू बनकर आते हैं, ओबीसी को भी हिंदू बनाते हैं, केवल कहने के लिए मानते नहीं वो, तो भी वो ब्राह्मण अल्पसंख्यक ब्राह्मण बहुसंख्यक बन सकते हैं, और बहुसंख्यक बनने के बाद शासन प्रशासन पर कब्जा कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने आज तक किया है। लेकिन बाबा यूरेशियन ब्राह्मण ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जाति आधारित गिनती ओबीसी की करना चाहते थे।
साथियों, आपको सुनकर हैरानी होगी, बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 जनवरी 1952 को जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस लोकसभा के चुनाव में अपने पार्टी का एजेंडा रखा था और उस एजेंडे में, उस पार्टी के एजेंडे में ओबीसी का भी मुद्दा था। इस बात को ध्यान में रखकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 29 जनवरी 1953 को कालेलकर कमीशन नियुक्त किया। ये कालेलकर कमीशन 18 मार्च 55 को उसकी रिपोर्ट आई। अब ये जो कालेलकर कमीशन था, इसकी रिपोर्ट 23 मार्च 1955 को आई। अभी 23 मार्च 1955 को जो रिपोर्ट आई है साथियों, इस रिपोर्ट में क्या है ऐसा जिस वजह से वो ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं कर रहे? तो उस रिपोर्ट में, कालेलकर रिपोर्ट में कहा है, नंबर 1, 1961 की जनगणना में ओबीसी की जनगणना की जानी चाहिए। इसमें दूसरा मुद्दा है, हिंदू पारंपरिक व्यवस्था में जिनको शूद्र कहा और माना गया है, उनको ही ओबीसी कहा जाना चाहिए। उसमें तीसरा है, एससी एसटी और जनरल की अर्थात ब्राह्मण की महिलाओं को छोड़कर बाकी महिलाओं को ओबीसी माना जाए। उसमें 4 नंबर का मुद्दा है कि ओबीसी के लिए एजुकेशन में 70% रिजर्वेशन दिया जाए। और 5 नंबर का है, ओबीसी के लिए नौकरी में, और नौकरी में भी फर्स्ट क्लास की नौकरी में 25%, सेकंड क्लास नौकरी में 33.5% एंड थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास नौकरी में 40% रिजर्वेशन देना चाहिए और प्रावधान करना चाहिए। ये सब करने के लिए ओबीसी को 200 करोड़ बजट का प्रावधान बजट में किया जाए। और इतना ही नहीं, 1955 के 200 करोड़ का मतलब है साथियों आज के 5000 करोड़। तो 5000 करोड़ का प्रावधान किया जाए, इस प्रकार की बात भी उसमें लिखी है। इसमें जो ब्रेन है वो बाबा साहब अम्बेडकर का ब्रेन था, क्योंकि ये जो ड्राफ्ट बनाया है, शिव दयाल सिंह चौरासिया ने खुद कहा है कि ये बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट बना कर दिया है। मतलब बाबा साहब अम्बेडकर ने कालेलकर कमीशन को जो ड्राफ्ट बना कर दिया था, उस ड्राफ्ट में ये 6 बातें लिखी है। इसके पीछे बाबा साहब का ब्रेन था और इसका सबूत शिव दयाल सिंह चौरासिया ने दिया है। अभी ये रिपोर्ट जो है, अगर ओबीसी की जाति आधारित एक गिनती 61 में होती और सभी ओबीसी को जो हिंदू पारंपरिक व्यवस्था में जिनको शूद्र कहा है उनको ओबीसी माना जाता, और एससी एसटी और जनरल की अर्थात ब्राह्मणों की महिलाओं को छोड़कर सभी महिलाओं को ओबीसी माना जाता, और उनको 70% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलता, और फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में, फर्स्ट क्लास में 25%, सेकंड क्लास में 33.5% एंड थर्ड एंड फोर्थ क्लास में 45% मिलता अगर उनकी जाति आधारित गिनती होती तो। इतना ही नहीं, ये करने के लिए ओबीसी के लिए 200 करोड़ बजट होता, और अगर ऐसा होता तो आज ओबीसी की कोई समस्या नहीं रहती। ये कालेलकर कमीशन में है, कालेलकर कमीशन 55 का है, और आज आज़ादी के 70-75 साल हो गए, संविधान लागू होकर भी लगभग 70-72 साल हो गए हैं। अगर ये उसी समय होता, कालेलकर कमीशन लागू होता, तो ओबीसी की आज एक भी समस्या नहीं रहती, हर समस्या का समाधान हो सकता था। अगर ये लागू किया होता कालेलकर कमीशन, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब ये रिपोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने आई साथियों, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ये पहली रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास आई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को फोन करके कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये इट इज योर डेथ वारंट,
मतलब ओबीसी को अगर हक अधिकार देना है, उनकी जाति आधारित गिनती करना है, उनको रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विस, ये सब देना है और उसके लिए 200 करोड़ देना है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा, इट इज योर डेथ वारंट। इसका मतलब है साथियों, अगर ओबीसी को हक अधिकार देते हैं, उनकी जाति आधारित गिनती करते हैं, उनकी संख्या के अनुपात में उनको रिजर्वेशन देते हैं, शिक्षा में, नौकरी में, पॉलिटिक्स में प्रतिनिधित्व देते हैं, तो ये ब्राह्मणों के लिए मृत्यु घंटा है, डेथ वारंट है। और जब नेहरू अशोका हॉल में आए, उन्होंने कालेलकर को बुलाया, बहुत उस पर चिल्लाए, गुस्सा किया और उनको कहा कि ब्राह्मणों को क्या भीख मंगा बनाना है। इसका मतलब है ओबीसी को हक अधिकार देने का मामला आता है, उनको अधिकार देने का मामला आता है, तो ब्राह्मणों को लगता है कि हमको भीख मांगने की हमारे ऊपर नौबत आएगी। ओबीसी को अपनी ताकत का एहसास नहीं है, वो 52% है, मतलब 50 से 2 ज्यादा है। अगर आज गिनती की तो 65 है, मतलब 50 से 15 ज्यादा है, आधे से ज्यादा है वो। तो हर ग्राम पंचायत से लेकर सेंटर तक हर पद पर, बड़े पद पर वो आसीन हो सकते हैं, लेकिन संख्या का एहसास ना होने की वजह से ये नहीं हो रहा है। साथियों, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संख्या होती है, जिनकी संख्या ज्यादा है वही वहां पहुंच सकता है, और ओबीसी के पास 50 से ऊपर 15 है। 31 में 52 थे, अभी 50 से ऊपर 15 है, मतलब 65% अगर ओबीसी है, अगर 100% अगर ओबीसी कट आते हैं, तो ओबीसी हर जगह सत्ता पर आकर बैठ सकता है। ये ताकत ओबीसी को नहीं, ओबीसी को इस ताकत का अंदाजा नहीं है, एहसास नहीं है, संख्या की ताकत का एहसास नहीं, और लोकतंत्र ये केवल संख्या पर चलता है साथियों। और इस तरह का जो कालेलकर आयोग है, जो ओबीसी के लिए बनाया गया था, और ये ओबीसी के बारे में ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ड्राफ्ट बनाकर शिवदयाल सिंह चौरसिया को दिया था, और शिवदयाल सिंह चौरसिया ने वही ड्राफ्ट कालेलकर को दिया, और कालेलकर ने वही ड्राफ्ट उसके रिपोर्ट में लिखा। और इसका दूसरा ये भी सबूत है कि खुद कालेलकर बाबा साहब के पास गए थे, और बाबा साहब को उन्होंने पूछा था, डॉक्टर अम्बेडकर, आपने एससी का उद्धार किया, आपने एसटी का उद्धार किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मुझे ओबीसी का उद्धार करने की जिम्मेदारी दी है, कैसे करो? तो बाबा साहब ने उनको कहा था कि ओबीसी में महान लोग पैदा करो, तो दूसरे ओबीसी के लोग उनको देखकर महान बनने की कोशिश करेंगे। इसका सबूत यह मिलता है कि ओबीसी का उद्धार कैसे करे, इसके लिए कालेलकर भी बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए थे। तो शिवदयाल सिंह चौरसिया जो कह रहे हैं कि यह ड्राफ्ट मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने बना कर दिया है, इस बात को पुष्टि मिलती है और इस बात को सपोर्ट मिलता है। तो ये जो कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट है साथियों, ओबीसी का उद्धार और कल्याण कैसे करना है, इस संदर्भ में जो कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट है, जो पंडित नेहरू ने यह रिपोर्ट 6 दिसंबर 1956 को खारिज कर दिया। 6 दिसंबर 1956 को खारिज कर दिया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने केवल बाबा साहब की हत्या नहीं की, बाबा साहब की हत्या के साथ साथ ओबीसी की भी हत्या की। कितना षड्यंत्रकारी आदमी होगा ये। और हम इनको कहते हैं महान समाजवादी है, महान धर्मनिरपेक्ष है, बच्चों के चाचा है, आधुनिक भारत के निर्माता है। इस आधुनिक भारत के निर्माता ने, बच्चों के चाचा ने, महान समाजवादी ने, महान धर्मनिरपेक्ष नेता ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री ने 52% ओबीसी के हक अधिकार का रिपोर्ट 6 दिसंबर 1956 को, जिस दिन बाबा साहब की डेथ हुई, डेथ भी नहीं कहना चाहिए, हत्या हुई, मतलब बाबा साहब की भी हत्या की। और जो बाबा साहब ओबीसी का भला करना चाहते थे, उद्धार करना चाहते थे, विकास करना चाहते थे, उनकी जनसंख्या के अनुसार उनको अधिकार देना चाहते थे, उन ओबीसी की भी हत्या की। मतलब 6 दिसंबर केवल बाबा साहब के हत्या का दिन नहीं है, ओबीसी के हक अधिकारों की हत्या का भी दिन है।
आज ओबीसी को लोकतंत्र में जो प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, इसके पीछे का मुख्य कारण यूरेशियन ब्राह्मण है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है साथियों, वो ये बात है सबसे हैरान करने वाले कि हमारे ओबीसी का सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा यकीन ब्राह्मणों पर है। इतना ही नहीं, आज ब्राह्मणों का जो पालन पोषण होता है वो ओबीसी ही कर रहा है। हर प्रकार का पालन पोषण ओबीसी कर रहा है। केवल पालन पोषण ही नहीं, संरक्षण भी ओबीसी कर रहा है। मतलब संरक्षण ओबीसी कर रहा है, पालन पोषण ओबीसी कर रहा है, और उनकी हर बात वो मान रहा है। और ब्राह्मणों ने ओबीसी का पूरा सत्यानाश किया है। ये बात जब तक ओबीसी समझ नहीं पाएंगे, ओबीसी का उद्धार होने वाला नहीं है। ये कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं। जिस दिन बाबा साहब की हत्या की, उसी दिन ओबीसी के लिए जो कालेलकर कमीशन बनाया था और बाबा साहब ने जो सिफारिशें दी थी, उसकी भी हत्या कर दी उन्होंने। 6 दिसंबर 1956 को खारिज कर दिया। दूसरे दिन कर सकते थे, तीसरे दिन कर सकते थे, नहीं किया। मतलब खुन्नस के साथ ओबीसी के लिए जो कालेलकर कमीशन था, वो कालेलकर कमीशन का उन्होंने सत्यानाश किया। साथियों, अगर 340 आर्टिकल नहीं होता, अगर 340 आर्टिकल नहीं होता तो क्या कालेलकर कमीशन आता? अगर 340 आर्टिकल नहीं होता क्या मंडल कमीशन आता? अगर 340 आर्टिकल नहीं होता क्या वीपी सिंह मंडल की घोषणा कर सकता था? मतलब 340 आर्टिकल होने के बाद यह सब आया है। और 340 आर्टिकल का प्रावधान बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। मैं जाते जाते एक बात ओबीसी भाइयों के लिए कहना चाहूंगा। ब्राह्मणों ने ओबीसी का कल्याण किया, एक बात बताओ, और बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी का सत्यानाश किया, एक बात बताओ बस। और इसके ऊपर पीएचडी कर सकते हो। ब्राह्मणों ने ओबीसी का कल्याण किया 3000 सालों में, एक बात बताओ। और बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में या उसके बाद ओबीसी का सत्यानाश करने वाला या ओबीसी का विरोध करने वाला एक काम किया, एक ही बताओ। क्योंकि बाबा साहब जानते थे साथियों, क्या जानते थे? बाबा साहब जिस प्रवर्ग में आते हैं वो एससी है, शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल कास्ट को जो हक अधिकार मिले वो आर्टिकल 341 से 341 के तहत है। और ओबीसी को जो हक अधिकार देने का मामला आया वो 340 के तहत है। तो सवाल पैदा होता है 340 फैले है या 341 फैले है? तो 340 फैले है, 340 पहले है। इसका मतलब बाबा साहब ने अपने से पहले, एससी के पहले, अछूतों के पहले अपने बड़े भाई की अर्थात ओबीसी, मराठा, जाट, पटेल, कुंबी, लेवा पटेल, कापू, कम्मा, देवेगौड़, इन जातियों की व्यवस्था की। ओक्कालिंगा, देवेगौड़ा की जो जात है वो ओक्कालिंगा है। इन जातियों की व्यवस्था की, मतलब अपने बड़े भाई की पहली व्यवस्था की और फिर अपने प्लेट में आरक्षण लिया, फिर एसटी को दिया, फिर एनटी-डीएनटी को दिया और फिर धर्म परिवर्तन किए हुए लोगों को दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ओबीसी के लिए काम किए साथियों, इतिहास उसका साक्षी है। किसी ने भी ओबीसी के लिए इतने काम नहीं किए हैं। ओबीसी को जगाने के लिए और जगाकर जोड़ने के लिए 1943 से 46 तक उन्होंने एक किताब लिखी, हु वेर अनटचेबल, हु वेर शूद्राज, कि शूद्र पहले कौन थे। और उस किताब में बाबा साहब लिखते हैं कि शूद्र पहले राजा थे, ये शूद्र नहीं थे, राजा थे। तो सामने दूसरा सवाल आया, तो इनको शूद्र किसने बनाया? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसमें लिखा यूरेशियन ब्राह्मणों ने शूद्र बनाया। फिर सवाल पैदा हुआ कि यूरेशियन ब्राह्मणों ने इनको शूद्र कैसे बनाया? तो धर्म ग्रंथ लिखकर बनाया। मतलब धर्म ग्रंथ लिखकर ओबीसी को शूद्र बनाया और ओबीसी को हर मौलिक अधिकार से वंचित किया। और उस हर मौलिक अधिकार उनको बहाल करने के लिए, हर मौलिक अधिकार बहाल करने के लिए उनको
वो कालेलकर कमीशन आया और कालेलकर कमीशन में ये सारा प्रावधान उन्होंने किया था। लेकिन ये सारे प्रावधानों वाला कालेलकर कमीशन उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को खारिज कर दिया ये सारी सिफारिशें, और आज तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं हो रहे। आज नरेंद्र मोदी ने भी लिख कर दिया है कि मैं किसी भी हालत में ओबीसी की जाति आधारित गिनती नहीं करने वाला। एससी की जाति आधारित गिनती हो रही है, एसटी की जाति आधारित गिनती हो रही है। मतलब एससी और एसटी के साथ न्याय हो रहा है, ओबीसी के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? और ओबीसी तो 52% कहा जाता है, वो भी 31 का आंकड़ा है। आज की तारीख में 65% ओबीसी पर इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। अगर उनको उनकी जाति आधारित गिनती होती है तो उनका आंकड़ा निश्चित होगा। उनका आंकड़ा अगर निश्चित होता है, कोटा फिक्स होगा। कोटा फिक्स होता है तो उनको रियल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। आज किसी को भी भारत में रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एससी को नहीं, एसटी को नहीं, ओबीसी को नहीं, एनटीडीएनटी को नहीं, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया ऐसे 6 धर्म को मानने वाले लोगों को भी, मतलब 100 में से 85% लोगों को रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज का लोकतंत्र प्रतिनिधित्व विहीन लोकतंत्र है। भारत में कोई लोकतंत्र नहीं है। इस बात का एहसास ओबीसी को दिलाने के लिए इस विषय पर चर्चा हो रही। साथियों, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ बोलने की अनुमति दी, इसके लिए उनका फिर से आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवान।